अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में बच्चों हम बात करेंगे हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी और वर्क फंक्शन, और इसके साथ साथ आज ही के लेक्चर में हम गिब्स फ्री एनर्जी की डिटेल को भी देखेंगे और इनके दरमियान में जो डिफरेंस मौजूद है उसकी भी हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी या वर्क फंक्शन की बात करते हैं और इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे। कहा यह जाता है कि हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी बच्चों बेसिकली वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो कि अवेलेबल होती है किसी भी सिस्टम को किसी भी यूजफुल वर्क को करने के लिए। अब ये जो आपके पास हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है, इसकी डेफिनेशन ये हुई कि ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि किसी भी सिस्टम में यूजफुल वर्क करवाती है, लेकिन इसके लिए जो कंडीशन है वो कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट वॉल्यूम का होना इसके लिए इंतहाई जरूरी होता है। ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस एनर्जी, यानी एनर्जी बेसिकली बच्चों क्या होती है? एनर्जी वो होती है जो कि किसी भी जिस्म में काम करने की सलाहियत होती है। ठीक है। मसलन अगर आपकी बॉडी में एनर्जी है तो आप कोई भी काम जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह जो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है ये एक साइंटिस्ट के नेम पर है, और ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी जिसको इस्तेमाल करते हुए वो कोई यूजफुल वर्क करेगा। ठीक है। तो इसके यूजफुल वर्क को करने के लिए टेम्परेचर भी कांस्टेंट होना चाहिए और वॉल्यूम भी। ठीक है। अब इसके बाद हमने एक मैथमेटिकल रिलेशन है, इसको बच्चों आपने याद करना है कि जब भी आपसे कोई पूछे कि डिफाइन हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, तो आपने इसकी डेफिनेशन और ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको एवरी टाइम जो है वो आपके माइंड में होना चाहिए कि हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी को हम वर्क फंक्शन भी कहते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट ए के सिंबल से करते हैं, और ये इक्वल होती है इंटरनल एनर्जी ई के माइनस टेम्परेचर के, और साथ एस जो है वो हमारे पास एंट्रोपी है। ठीक है। तो आपने ये पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि जो एंट्रोपी है और जो हमारे पास टेम्परेचर है और जो ये एस है, ये तीनों की तीनों जो चीज़ें हैं हमारे पास, ये स्टेट फंक्शन है। तो ऑटोमेटिकली जो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है ये भी ऑटोमेटिकली एक स्टेट फंक्शन की कैटेगरी में आएगा। अब इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम है, उसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट जो है वो मौजूद है, जिसमें टेम्परेचर T1 से T2 में बदल रहा है, उसकी इंटरनल एनर्जी E1 से E2 में चेंज हो रही है, और उसका जो एंट्रोपी का सेटअप है वो S1 से S2 में चेंज हो रहा है। तो अगर ये सारी चीजें चेंज हो रही हैं तो ऑटोमेटिकली इस इक्वेशन को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर आप इन दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। लिखने के बाद अगर आप इनमें से ब्रैकेट को खत्म कर दें तो ये जो माइनस है वो इसके साथ आ जाएगा, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस पूरे चेंज को यानी A2 - A1 को हम ये कह सकते हैं कि इट विल बी इक्वल टू डेल्टा ए, और यहाँ पे E2 - E1 जो है वो चेंज होके डेल्टा ई के इक्वल हो जाएगा। टेम्परेचर इसमें से बच्चों कॉमन निकल आएगा और ये S2 - S1 हो जाएगा, जो कि हम इसको लिखते हैं डेल्टा एस की शक्ल में। ठीक है। इसके बाद बच्चों हम इस इक्वेशन को इस तरह से भी कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि कोई एक स्टेप आपका मिसिंग है तो उस स्टेप को आप इस तरह से परफॉर्म कर सकते हो। किस तरह से? जैसा कि अगर आपके पास यहाँ पे ये लिखा हुआ है तो यहाँ पे अगर मैं इस तरह से करती हूँ कि अगर मैं यहाँ पे E2 - E1 कर लेती हूँ, और जो एनर्जी वाले टर्म्स हैं उनको मैंने सेपरेट कर दिया है, और जो आपके पास टेम्परेचर वाले टर्म्स हैं उसको मैंने सेपरेट कर दिया है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं टेम्परेचर डालती हूँ तो आपने ये पढ़ा हुआ है कि जो माइनस का साइन है जब ये इसके पास लग जाएगा तो माइनस के साइन की वजह से ऑटोमेटिकली अंदर वाली सिंबल आपकी चेंज हो जाएगी। ये बच्चों आपका -TS2 होगा। ये लिखते हुए जरा हो गया है, तो इसको आपने नीचे जो है वो अंडरस्टैंड करना है कि जैसे ये यहाँ पे TS1 है, इसको हमें यहाँ पे TS2 करना पड़ेगा। ठीक है। तो जब ये आपके पास TS2 में चेंज होगा तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। तो फाइनली आपके पास माइनस का साइन चेंज होगा, तो ये आपका कन्वर्ट होके यहाँ तो माइनस लग जाएगा, और यहाँ पे आपके पास अगेन ये भी माइनस की टर्म में रहेगा। सो एट द एंड हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर इसमें से कॉमन निकल आएगा, और ये S2 - S1 की वजह से ये डेल्टा एस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद बच्चों आपने ये भी पढ़ रखा है कि जो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है कि ये बेसिकली डिफरेंस होता है इंटरनल एनर्जी का, यानी ये वाली इक्वेशन जो आपने यहाँ देखी कि अगर इन सब के साथ
आप डेल्टा की टर्म इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो डेल्टा क्या है? ये आपके पास चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आपने डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी भी पढ़ रखी है कि एंट्रोपी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये आपके पास क्यू रिवर्सिबल बाय टी होता है। ठीक है, अब अगर ये क्यू रिवर्सिबल बाय टी होता है और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में आपने पढ़ा था कि ये डेल्टा ई विल बी इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ आप नोट कर रहे हैं कि आपको क्यू के साथ माइनस का साइन नजर आ रहा है। तो बच्चों ये बात आपने माइंड में रखनी है कि ये सिस्टम हम तब इस्तेमाल करते हैं जब आपके पास ये सिस्टम जो है वो वर्क डन करता है बाय द सिस्टम। यानी अगर आपका सिस्टम जो है वो वर्क डन कर रहा है बाय द सिस्टम की वजह से, तो उस वक्त जो हम वर्क का सिंबल इस्तेमाल करते हैं इट विल बी अ नेगेटिव सिंबल। और ये आपके पास एक ओल्ड फॉर्म है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, कि ये आपने कब देखनी है, कि ये कहती है कि जो आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसकी ये आपके पास ओल्ड फॉर्म है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि आपके पास दो चीजें आ गई हैं। एक आपने ये करेंगे कि आप ये जो इक्वेशन नंबर 4 आपको हासिल हुई है और इसी तरह पीछे आपको ये इक्वेशन नंबर 3 हासिल हुई है, इन दोनों की वैल्यूज को आपने इस वाली इक्वेशन में पुट करना है जिसको हमने अभी इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया था। तो यहाँ से डेल्टा ई की वैल्यू को आपने इसमें रखा और पीछे से आपने एस की वैल्यू को इसमें रखा, जिसके नतीजे में ये टेम्परेचर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और डिवाइड हो रहे हैं ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे आपके पास क्यू रिवर्सिबल पीछे बच जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये पॉजिटिव क्यू रिवर्सिबल इस नेगेटिव क्यू रिवर्सिबल से कैंसिल आउट होंगे। एज ए रिजल्ट आपके पास इंटर जो आपके पास ये हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है इट विल बी इक्वल टू माइनस वर्क मैक्सिमम के इक्वल हो जाएगा। अब इससे हम इसकी एक और डेफिनेशन बना सकते हैं कि जो माइनस साइन है, अगर आप इसको कहें कि जो डेल्टा ए है ये बेसिकली आपके पास डिक्रीज ऑफ हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? इट इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द सिस्टम। कि अगर सिस्टम खुद वर्क करेगा तो इसमें क्या होगा, इसकी जो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है उसमें कमी वाकया होगी। इसी वजह से ये जो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है ए, इसको हम किसका नाम देते हैं? वर्क फंक्शन का नेम देते हैं। ठीक है, तो एक तो अभी आपने पढ़ी बच्चों, इस टर्म को हमने क्या नाम दिया था? हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी का। अब इसी के साथ हम दूसरी टर्म देखेंगे अपनी, और वो दूसरी टर्म्स आपकी क्या कहलाती है? दैट इज नोन एज द गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है और इस गिब्स फ्री एनर्जी का एक प्रॉपर जो है वो हमारे पास कंसेप्ट है कि ये जो गिब्स फ्री एनर्जी है ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिसके जरिए भी आप यूजफुल वर्क को ही कैरी आउट करवाते हैं। लेकिन इसके लिए जो कंडीशन फिक्स है वो आपने नोट करना है पीछे वाले के मुकाबले में, कि इसमें क्या होगा, इसमें भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा लेकिन इसके अंदर जो आपका प्रेशर है वो आपका कांस्टेंट होगा। जबकि पीछे वाली टर्म में आप क्या देख रहे थे, उसके अंदर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो आपको पहले ये डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी की बात करें या आप गिब्स फ्री एनर्जी की बात करें, तो इन दोनों एनर्जीज के अंदर सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आएगा? एक में प्रेशर का है जो कि गिब्स फ्री एनर्जी के अंदर हमेशा एट कांस्टेंट प्रेशर पर ये अचीव होता है, जबकि जो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है वो हमेशा एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर हमें अचीव होती है। अब इसकी हमारे पास दो तरह की डेफिनेशन है कि इसके जरिए आप तो यूजफुल वर्क करवा रहे हैं, दूसरा इस मेथड से आप मेजर कर सकते हैं किसी भी सिस्टम की एबिलिटी को कि आया वो स्पॉन्टेनियस चेंज में जाएगा या फिर नहीं जाएगा। ठीक है, यानी वो सिस्टम जो है वो अपने आप ये रिएक्शन को करने के काबिल होगा या नहीं होगा। तो इस चीज की भी अंडरस्टैंडिंग आप इस क्राइटेरिया की मदद से कर सकते हैं। और इसके लिए भी आपने मैथमेटिकल रिलेशन याद करना है पहले, कि उसमें आपने पढ़ा था कि वहां पे ए किसके इक्वल था? ई माइनस टी एस के। जबकि इस केस में गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल होती है इंथैल्पी, टेम्परेचर और एंट्रोपी के। ठीक है, तो इसको अगेन जैसे आपने पीछे देखा था कि ये इंटरनल एनर्जी जो थी पीछे वाले रिलेशन में, और वो तीनों चीजें आपकी स्टेट फंक्शन में थी तो ए भी ऑटोमेटिकली स्टेट फंक्शन में था। लेकिन इस इक्वेशन में क्या है कि यहाँ पे आपके पास इंथैल्पी है, टेम्परेचर है और एंट्रोपी है। ये तीनों अगेन आपकी क्या है? ये भी आपकी तीनों की तीनों स्टेट फंक्शन है, तो गिब्स फ्री एनर्जी भी आपकी एक स्टेट फंक्शन के पैरामीटर में आती है। ठीक है, अब इसके बाद आप नेक्स्ट जो है एक प्रीवियस ईयर के हवाले से आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ कि लास्ट ईयर एक शॉर्ट क्वेश्चन आया था कि राइट डाउन द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी एंड इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। तो अगर ये आए तो इसमें आपने ये रिलेशन पूरा बताएंगे, उसके बाद इसकी डेफिनेशन को भी आप डिस्क्राइब करेंगे, इसकी स्टेट फंक्शन को भी आप डिस्क्राइब करेंगे। क्योंकि आपने 5 मार्क्स का लिखना है तो एटलीस्ट इसमें डिटेल को आप प्रॉपरली पुट करके
इन तमाम चीजों को वन बाय वन करके एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी आपने क्या देखा था कि ये जो गिब्स फ्री एनर्जी है ये सिस्टम की मैक्सिमम यूजफुल एनर्जी होती है, और हमें ये तभी हासिल होती है जब आपके पास प्रेशर कांस्टेंट होता है। और इसके अलावा इस सिस्टम की, या ये जो आपके पास गिब्स फ्री एनर्जी है, इसकी सेकंड सिग्निफिकेंस ये है कि ये बेसिकली एक इंडिकेटर है जिसके जरिए आपको किसी भी रिएक्शन के होने का या उसमें फिजिकल चेंज का पता चलता है। ठीक है, तो इस बात को भी हम बिल्कुल वैसे ही अंडरस्टैंड करेंगे जैसा कि अभी आपने ये सारा रिलेशन हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी के लिए निकाला था। तो इसके अंदर आपने देखा कि दो तरह के आपके पास गिब्स फ्री एनर्जी में चेंजेस आ रही हैं, जिसमें एक को हमने G1 से इंडिकेट किया, दूसरे को आपने G2 से इंडिकेट किया, और हम कहते हैं कि सिस्टम हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस के थ्रू जो है वो गुजर रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। उसमें इंथैल्पी आपकी चेंज हो रही है, उसमें आपका एंट्रोपी का सिस्टम चेंज हो रहा है, ये तमाम चीजें आपकी चेंज हो रही हैं। ठीक है, तो आपने अगर इसी तरह इस इक्वेशन को माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो आपने इन दोनों इक्वेशंस को लिख लिया। इसके बाद आपने इसी तरह इसकी ब्रैकेट को खत्म किया तो आपके पास ये रिलेशन आ गया, हाइट H2 और H1 इकट्ठे हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ से -T हो जाएगा और यहाँ पे S2 माइनस S1 आ जाएगा। तो ये आपके पास एक तरह की ये इक्वेशन आ जाएगी। इस चेंज ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी को हम कहते हैं कि इट इज द डिफरेंस ऑफ इंथैल्पी, यानी H आपका इंथैल्पी चेंज है, एंड द टर्म T डेल्टा S के इक्वल होगी। सो ये जो टर्म है T डेल्टा S, ये भी आपके पास एक एनर्जी की ही शक्ल है। ठीक है, अब आपने पीछे इक्वेशन में क्या पढ़ा था कि जो आपके पास इंट्रॉपी होती है ये हमेशा क्यू रिवर्सिबल बाय टी के इक्वल होती है। तो अगर यहाँ से आप क्यू रिवर्सिबल को निकालते हैं तो ये टी डेल्टा एस के इक्वल हो जाती है। इसी तरह डेल्टा एच, यानी जो इंथैल्पी का रिलेशन है, ये आपने फर्स्ट ईयर की क्लास में स्टडी किया था कि डेल्टा एच हमेशा इक्वल होता है डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी के इक्वल होगा। सो इन दोनों वैल्यूज को आपने किस में पुट करना है, इस वाली इक्वेशन में। ये जो आपके पास गिब्स फ्री एनर्जी की इक्वेशन आ रही है, इसके अंदर आप इसको पुट करेंगी। तो यहाँ पे आपके पास क्या आपने देखा कि इसमें जो डेल्टा एच है इसकी वैल्यू क्या रखी है, आपने डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी को पुट किया। और यहाँ से आपने जो आपके पास माइनस टेम्परेचर आपने लिख रखा था ये वाला, और एस की जगह पे आपने उसकी वैल्यू लिख दी क्यू रिवर्सिबल बाय टी। अगेन जिसका प्रीवियस स्टेप में हुआ था, दोनों टेम्परेचर एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे, और इसके बाद आपके पास ये इक्वेशन आपको हासिल होगी। अब वो कहते हैं कि ये जो आपकी इक्वेशन है, अगेन जिस तरह आपने देखा था कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जब भी कोई भी सिस्टम वर्क डन करता है और खुद करता है, तो ये सिस्टम में हम वर्क को हमेशा नेगेटिव की टर्म में लेते हैं, और ये आपके पास ओल्ड फॉर्म होती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो उस टाइम पे, यानी ये हमारे पास फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट है। अगर आपको ये कहा जाए कि इसमें से माइनस वर्क मैक्सिमम निकालें तो डेल्टा ई किसके इक्वल होगा, ये क्यू रिवर्सिबल जब इक्वल के दूसरी साइड पर जाएगा तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास जो फार्मूला है आप यहाँ देखें कि डेल्टा ई माइनस क्यू रिवर्सिबल किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस वर्क मैक्सिमम के। तो इसकी जगह पे आपने क्या करना है, आपने इसकी जगह पे इसकी वैल्यू को पुट कर देना है। ठीक है, यानी इस पूरे की जगह पे हमने माइनस वर्क मैक्सिमम लिख लिया, और ये जो पी डेल्टा वी है ये आपका एज इट इज आ गया। अब इसके बाद आपने क्या देखा कि चूंकि यहाँ पे वर्क आपका माइनस साइन में आ रहा है, तो अगर आप इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास ये रियल सिग्निफिकेंस ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की एक इक्वेशन आपको हासिल होती है। और ये हमें रिप्रेजेंट करती है कि ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी जो कि आपकी इवॉल्व होगी, क्योंकि इसके साथ नेगेटिव का साइन लगा हुआ है, जो कि ये रिप्रेजेंट करती है कि आपके पास सर्टन क्वांटिटी ऑफ प्रेशर वॉल्यूम वर्क जो है उसको आपने माइनस करना है आपने जो वर्क डन करवाया है। तो पी डेल्टा वी आपके पास ये वर्क ऑफ एक्सपेंशन कहलाएगा, और ये आपके पास मैक्सिमम वर्क होगा अदर देन द वर्क फॉर एक्सपेंशन, एंड इज कॉल्ड द मैक्सिमम यूजफुल वर्क अवेलेबल फ्रॉम द प्रोसेस। तो यहाँ से हमारे पास कुछ जो है वो डिटेल आती है कि अगर कोई भी ऐसा प्रोसेस है जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर प्रोसीड हो रहा है, और उसके नतीजे में गिब्स फ्री एनर्जी उसकी डिक्रीज हो रही है, और वो मैक्सिमम यूजफुल वर्क के अंदर जो है वो हमें इस प्रोसेस से वो हासिल हो रहा है, तो ये हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी के क्राइटेरिया को एक्सप्लेन करता है। और ये क्राइटेरिया हमारे पास कैसे मददगार साबित होगा कि आया कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो इसके लिए पहली कंडीशन तो आपने फॉलो करनी ही करनी है, जिसमें आपने कहा था कि ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पर होता है। और इसके जरिए हमें तीन चीजें बच्चों हासिल होती हैं। सबसे पहली चीज हमारे पास क्या हासिल होती है कि अगर आपका डेल्टा जी नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, कि अगर आपके पास डेल्टा जी की टर्म नेगेटिव हो जाती है तो प्रोसेस आपका स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है,
जैसा कि अगर आप यहाँ देखें कि अगर डेल्टा जी की आपके पास आंसर हल होने के बाद जो वैल्यू आती है वो नेगेटिव होगी, तो हम कहेंगे कि वो प्रोसेस आपका स्पॉन्टेनियस है। अगर इसकी वैल्यू जीरो आती है तो ये इंडिकेट करता है कि आपका सिस्टम इनिशियल और फाइनल स्टेट पर एग्जिस्ट करता है, जिसमें कोई भी नेट चेंज नहीं आ रही। तो अगर तो डेल्टा जी एग्जैक्ट जीरो पे है तो इसका मतलब होगा सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम पे है, और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव में है तो ये इंडिकेट करेगा कि रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियस नहीं है बल्कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। इसके बाद इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए इन्होंने ये तीन क्राइटेरिया दिए कि गिब्स फ्री एनर्जी याद रखना है आपने कि कांस्टेंट प्रेशर पे होगा, और इसके साथ साथ गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो नेगेटिव होती है जब डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन जीरो, और रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियस होगा। डेल्टा जी जीरो है तो कोई नो नेट चेंज और सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम पे है। डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है ये कब होगी, जब डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, और रिवर्स चेंज जो है वो आपकी स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद आपके पास एक डिफरेंस का क्राइटेरिया आता है कि अगर आपको डिफरेंस दे दिया जाए और कोई आपसे पूछे या आपके माइंड में ये क्लैरिटी ना हो रही हो कि इन दोनों टर्म्स में फर्क क्या है, तो ये बात पहले याद रखिएगा कि ये दोनों की दोनों एनर्जीज जो है वो हमारे पास अवेलेबल है वर्क करवाने के लिए। लेकिन अभी आपने क्या देखा था कि हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है, गिब्स फ्री एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर पर होती है। और इसके बाद अगर आप फार्मूला देखें तो इसमें ए जो है वो किसके इक्वल होता है, ई माइनस टी एस के। किस फ्री एनर्जी जो है वो किसके इक्वल होती है, एच माइनस टी एस के। कंडीशन अभी आपने देखा टेम्परेचर तो दोनों में कांस्टेंट है, लेकिन इसमें वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है, इसमें आपका प्रेशर कांस्टेंट है। इसके जरिए आप टोटल मैक्सिमम वर्क करवा सकते हैं, इसमें भी मैक्सिमम वर्क होगा, लेकिन नॉर्मली इसको हम नॉन पीवी वर्क के अंदर लेते हैं। ये अभी आप कल के लेक्चर में स्टडी करेंगे, फिर आपको मजीद क्लियर होगा। इसके बाद ये क्लोज सिस्टम पर अप्लाई होती है, जबकि ये किसी भी केमिकल रिएक्शन या बायोलॉजिकल सिस्टम में अप्लाई हो सकती है। इसके अलावा अगर आप स्पॉन्टेनिटी की बात करेंगे तो इसमें डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन जीरो हो तो रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियस होगा। और अगर आप हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी की बात करेंगे तो इसके लिए हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी को लेस देन जीरो का होना जरूरी है। तो बच्चों आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। आज के लिए हम इतना ही स्टडी करेंगे। ओके बच्चों, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।